हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पालमपुर गाँव की कहानी। तो हमने क्या पढ़ा? पालमपुर गाँव की कहानी को देख रहे हैं और इसी पालमपुर गाँव की कहानी का अवलोकन हम लोग कर चुके हैं और इसी अवलोकन क्रम आधार पर हम इन सब चीजों को आपका देख रहे हैं। ठीक, हमने परिचय को पढ़ा, ठीक है, और काल्पनिक गांव की जो कहानी है उसको भी हमने देख लिया। ठीक, क्या क्या चीज है गांव में, कौन से आर्थिक क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से कार्य चल रहा है, इन सभी को देखकर हमने इन पर आपका बात की और इनको संगठनात्मक रूप में देखने का और जानने का प्रयास भी किया था कि क्या है बेसिकली ये व्यवस्था। ठीक है, इसको देखा। उत्पादन संगठन का क्या प्रारूप है उसको देखा। पालमपुर में स्थिर भूमि है उसके विषय में देखा। ठीक है, तो स्थिर भूमि क्या है, कैसे लोग उसमें लगे हैं। तो हमें पता है कि 75% लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है किस पर डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर पर आपका डिपेंडेंट है। तो उनको हमने देख लिया। ठीक है, क्या स्थिति है जुताई की, इन सब चीजों में देख लिया। मपाई कैसे है, किस प्रकार के किसान वहां रह रहे हैं। ठीक है, भूमि क्या है, एक वर्ष में किस प्रकार फसल बहु भूमि है, इन सब पर हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं और पहचान चुके हैं। तो अब हमें इसमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आपका इन सारी चीजों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, इतना हमने पीछे पढ़ा है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेतों के आधुनिक का सबसे पहले प्रयोग किया। कह रहे जो भारत में जो पंजाब राज्य है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन लोगों ने जो खेती करने के लिए जो आपका मॉडर्न तरीके से जो सबसे पहले चीजें प्रयोग की गई, उनका इन्होंने सबसे पहले प्रयोग करा। तो यानी कि मॉडर्न में सबसे पहले अगर कोई चीज प्रयोग की गई थी तो यही इनका आधुनिक तरीका था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए नलकूप और HYBV जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उसमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहन के लिए मशीन खरीदी। अब जब HY जाए यानी कि अधिक पैदावार उत्पाद करने वाले बीज आए तो उनके लिए रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ ने ट्रैक्टर और फसल, इन सब चीजों के लिए आपका नई नई मशीनरी, इन सब चीजों को खरीदा। गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलो प्रति हेक्टेयर थी। HYB बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार को अब अधिशेष गेहूं में काफी मात्रा कम उपलब्ध थी। कैसी थी? अधिशेष की जो मात्रा थी वो काफी कम थी। बहुविधि फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक विधियों में क्या अंतर है? कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या है और खेती की मॉडर्न विधियां क्या है, उनमें अंतर करना है। सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन में करोड़ टन इकाई में दिखाया गया है कि जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद दालों में कैसे रिकॉर्ड तौर परिवर्तन हुआ, यह आपको दिखाई देगा। ठीक, तो सबसे पहले 1965 से लेकर 66 में 10 करोड़ टन और यहाँ 10 करोड़ टन। फिर उसके बाद आंकड़ा निरंतर बदलता चला गया और हम सबसे पहले बात करेंगे 2015-16 की। तो 15-16 में 17 था और दाल में आपका 94। ठीक, और 2020-19 में ये आपका 23 पकड़ गया और ये पकड़ गया 108। तो 10 से 108 मतलब 110 गुना अधिक था
उत्पादन। देखिए, तो उत्पादन की प्रक्रिया में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि किस प्रकार से अंतर। एक, इस सारणी को देखोगे, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट क्लियर होंगी। चलिए, एक आरेख बनाकर देखिए कि हरित क्रांति ने दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से फसल सिद्ध किए हैं। आधुनिक कृषि विधियों में को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? पहले की तुलना में कृषि के आधुनिक विधियों के लिए किसानों की अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। कैसी पड़ती है? अधिक जो आपकी नकद है इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्या है नकद? ठीक। अब है, अब हमने, अब कह रहे हैं कि क्या भूमि धारण कर पाएगी? क्या धारण कर पाएगी? कि जितना हमने उसको पेस्टिसाइड दिया है, जितना हमने उसको आपका केमिकल दे दिए हैं, तो क्या इन सब चीजों को धारण कर पाएगी हमारी अर्थ? ये हमको देखना है। अतः सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। कह रहे इन सब चीजों के लिए हमको सावधानी पूर्वक प्रयास करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिला है कि खेतों की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर अति उपयोग किया है। कह रहे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसने नेचुरल रिसोर्सेस का अति उपयोग कर लिया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति उर्वरक के कारण प्रयोग में मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में भौम जल का स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता, भौम जल पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों तक बने हैं। एक बार नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। अगर एक बार नष्ट हो गए तो उनको पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं सब कुछ यथार्थ रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, हमको देखना पड़ेगा कि वो ऐसा ही रहे। चलिए, देख लिया इन फसलों को, बात किया आपने। देख लिया। अब देखिए, पालमपुर के वहां किसानों ने में भूमि में किस प्रकार वितरण है, ये आप जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार में लगभग एक तिहाई का मतलब 450 का अगर 1/3 निकालोगे, अर्थात यानी कि 150 परिवार के पास खेती की भूमि नहीं है। यानी कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 के पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार में पर्याप्त आमदनी होती है। कैसी होती है? पर्याप्त आमदनी होती है। ठीक, यह आपको दिखाई देगी। और देखिए, देख लिया। 1960 के कृष्ण गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित असिंचित भूमि थी। गोविंद के 3 पुत्रों की मदद से भूमि को सिंचित करता है। पहले कैसी थी, इसमें सिंचाई नहीं होती थी। अब 3 पुत्रों के माध्यम से उन्होंने उसको यूजफुल बना लिया और बहुत आराम से ही रहे। लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा करते थे। उसके पास भैंस थी, वो दूध देती थी, उसी के माध्यम से अपना उसका गुजर बसर हो रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात वह भूमि में उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था।
परंतु अब सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद अपने जमीनों से गुजर नहीं रहा था। वर्षों के कुछ भाग में उसमें अतिरिक्त कार्य भी उसको ढूंढना पड़ता था। अब उसका गुजारा केवल उसी से नहीं होता था, अब उसको अतिरिक्त कार्य और चाहिए, उसके लिए उसे काम को ढूंढना पड़ता था और वो आपका जाता था। देख लिया? चलिए, चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेत करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से भी ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं और पालमपुर में मंझले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक आपकी भूमि है। कैसी है? 10 या उससे अधिक हेक्टेयर भूमि है। ठीक, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। कह रहे प्रोडक्शन के बाद अगर कोई सेकंड फैक्टर वेरी करता है तो वो क्या है? आपका लेबर है। खेती में बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था ही स्वयं करते हैं। मझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर आपका किराए पर लेते हैं। कैसे करते हैं? दूसरे श्रमिकों को वो किराए पर लेते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्य 1.1 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम की व्यवस्था कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों या भूमिहीन परिवार आते हैं जिन पे छोटे प्लॉट हैं। कैसे हैं? प्लॉट का मतलब है खेत से है। छोटे प्लॉट हैं, खेती करने के लिए परिवार में श्रमिकों के लिए उगाई जाती है। ठीक, और फसल पर कोई किसी का अधिकार जैसा नहीं है। जैसा वहाँ किसानों को होता है, बल्कि उन वहाँ किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है और कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूर एक दूसरे क्षेत्र में फसल की खेतों के लिए एक दूसरे में कृषि कार्य, बुआई, कटाई अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी विभिन्नता होती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक आपका दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन कार्य में विशेष कटाई पूरे साल में होती है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा उन्हें खेतों में काम करने के लिए दिन में 3,000 रुपए आपका निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 150 रुपए ही मिलते हैं, 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन ही रखते हैं और उसके लिए वो सहमत हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहार श्रमिक है। रामकली भी कैसी है? आपका डाला की तरह ही एक कैसी है? आपका वो भी कृषक ही है। ठीक, डाला और रामकली दोनों गांव में निर्धन व्यक्तियों में से एक है। ठीक, तो कैसे हैं? निर्धन व्यक्तियों में से एक है। ये पूरी व्यवस्था का फोटो है, सचित्रित है, जो कार्य करते हैं। देख लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। देखिए, आजकल काम मिलना कितना कठिन है। वे बड़े किसान ही रखते हैं जो बहुत कम दिनों के लिए देते हैं, काम मिलता है। मतलब डाला बोल रहा है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है। हार्वेस्टर फसल काटने के लिए होता है। ठीक, इस वर्ष के मौसम में हमें काम कम मिलेगा। पिछले साल मैंने 5 माह से भी अधिक समय पर काम किया।
कौन बता रही है आपका? ठीक, रामकली डाला से बात कर रही है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहराई के लिए थ्रेसर तक खरपतवार को साफ करने के लिए किसान के पास कुछ ना कुछ कीटनाशक छिड़काते हैं। कह रहे किसान के पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए है, तो अब हमें काम कहां से मिले? मुझे स्थानीय साहूकार ने 2000 रुपए देने हैं। मैंने पिछली गर्मी से 1000 रुपए लिए थे। जब मैं खेतों में काम नहीं करता था तो मैं उसको चुका पाऊंगा। 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ी। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिछले साल की तुलना में जो साहूकार हैं वो मुझे ऋण देने के लिए क्या कर रहे हैं? ना कर रहे हैं। ठीक, देख देखिए, डाला और रामकली जैसे खेतिहार ग्रामीण श्रमिक क्यों हैं? कह रहे थे डाली और रामकला जो खेतिहार श्रमिक है वो आखिर में क्यों है? दूसरे कह रहे हैं गोसाईपुर और मंझोली उत्तर में बिहार के 2 गांव हैं। दोनों के पास कुल 850 परिवार हैं। इसमें से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के इलाकों में या दिल्ली में या बम्बई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार में अधिक संख्या भारतीयों की है। लोग प्रवास करते हैं। आप इस बात की व्याख्या करें और कल्पना करें कि गोसाई और मझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हमको इसमें देखना होगा। ठीक, कैसे काम कर, तो उसी आधार पर आप देखेंगे कि क्या स्थिति वहां पर लेबर की बनी। देख लिया? चलिए अब देखिए, ये वाला हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें एक आपका सविता की कहानी है, उसको हम बीच में पढ़ेंगे। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, जो खेतों में काम करते हैं उसके लिए पैसा चाहिए भाई, तभी तो आप खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह उसको जुताई कराने के लिए आपके पास पैसे होंगे। आप पहले भी देख चुके हैं कि खेतों की आधुनिक तरीके से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों के पहले की ज्यादा अपेक्षा नहीं है। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकार या खेतों के लिए विभिन्न आगतों में पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जे पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट की सहना पड़ता है। अब एक बार आपने कर्जा ले लिया तो समझ लीजिए उसको चुकाने के लिए किसानों को कितने सारे जंगुल का सामना करना पड़ता है। अब पहली बात तो किसान काम पैसे देगा, मान लीजिए 2000 रुपए दिए, तो पहले कहेगा तुम्हें काम करना है मेरे घर में, खेत में, तो उसको मजबूरन वहां काम करना पड़ेगा। मजदूरी दर कम मिलेगी। ठीक, उसमें से उच्च ब्याज लगाएगा। जो काम करेगा वो ब्याज के रूप में काट लेगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, वो कुचक्र में आपका उनके फंस जाते हैं, और उसी कुचक्र में फंसने की वजह से ये सारी समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और इसी को आप अच्छे से देख सकते हैं कि समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्या कारण है, ये सब देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।